आज स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर। इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंटल अकाउंट। मैंने आपको बता दिया था, जैसे फर्स्ट क्लास के ब्रांच के फर्स्ट वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बहुत प्यार से बताया था आपको कि ब्रांच और डिपार्टमेंट में अंतर क्या है। ब्रांच का मतलब होता है एक ही गुड्स डिफरेंट अगर प्लेसेस में है, इसको ब्रांच बोलते हैं। और जब एक ही प्लेस में डिफरेंट प्रोडक्ट अगर बेच रहा हूं, उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट में करना कुछ नहीं है बेटा, डिपार्टमेंट में खाली आपको दो तरीके का डिपार्टमेंट दिया जाएगा। आपको दोनों को सेपरेटली करके ट्रेडिंग और बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और उसे जनरल पे बनाना, खत्म करना है। अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में आज मैं आपको बेसिकली जनरल लेजर ट्रेवल पार्ट ना करा, ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब पार्ट कराऊंगा। लेकिन असली में क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा, जो आपको फंसाएगा। मतलब मान लो मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है, आप एक डिपार्टमेंट है, मैंने कुछ गुड्स आपको ही बेच दिया विद आईपी पर, मतलब इश्यू प्राइस के ऊपर। तो उस केस में प्रॉफिट वाला पार्ट को हटाना होगा, स्टॉक रिजर्व को हटाना होगा, बाकी कितना प्रॉफिट होगा उसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा माथापेची आपका होगा, वो हम लोग कराएंगे। चलिए चालू करते हैं आज का मेन टॉपिक। फर्स्ट सबसे पहले देखिएगा, मैं इसके पेज नंबर 2.2 में 12.2 में आइएगा। सबसे आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिला, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कितने टाइप का होता है बेटा? डिपार्टमेंट होता है दो टाइप का, एक डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट इज नोन एज डिपेंडेंट एंड सेकंड इज नोन एज इंडिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट जो ब्रांच होता है हैव अ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? अगर दो तरीके का डिपार्टमेंट होता है बेटा, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अगर मैंने बोला ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपना खुद का अलग सेपरेटली सब कुछ बनाता है, ये मेरे पे डिपेंड। जैसे ब्रांच में भी बताया था आपको, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसको फर्म ब्रांच बोला जाता है बोल के। हाँ, लेकिन अभी में क्या डिपार्टमेंट में भी क्या होगा सर? डिपेंडेंट ब्रांच डिपार्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। आपको क्या करना है बेटा? डिपेंडेंट करना है, हैव अ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और वर्क इंडिपेंडेंटली, हैव अ नेग्लिजिबल ट्रांसफर। तो आपका इंडिपेंडेंट तो सिलेबस में है ही नहीं, पढ़ना क्या है? केवल डिपेंडेंट। आइए नीचे पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ अ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस इंकर्ड स्पेशली फॉर ईच डिपार्टमेंट आर चार्ज कॉमन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट ऑन अ सुटेबल बेसिस। मैंने क्या बोला? बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। मान लो कॉमन एक्सपेंडिचर है, एक ही तरीके का एक्सपेंडिचर आपको दिया है, अगर एक्सपेंडिचर सबको अलग तोड़ के दिया है, मतलब परचेस का अलग है तो डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का परचेस अलग है, अगर आपको पहले से एलोकेट तोड़ के दिया है, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे लिख देना। लेकिन मान लो कॉमन एक्सपेंडिचर दिया हो, कॉमन मतलब मान लो मैंने बोला कैरेज इनवर्ड, अब सर एक साथ जब कैरेज सामान माल आया होगा तो एक ही ट्रक में सारा माल आया होगा, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का। तो आपको करना क्या है सर? उस खर्चे को एलोकेट करना है, उस खर्चे को बांटना है। हाँ, उस खर्चे को बांटना है, किस तरीके में बांट सकूं एक सेकंड। याद है आपको क्लास से बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर में आपने कॉस्ट पढ़ा था, कॉस्ट में एक चैप्टर था ओवरहेड, इसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्राइमरी का पैसों का एलोकेट करते थे एक खर्चे को बेसिस के हिसाब से। सर जैसे क्या मैं कैरेज इनवर्ड बोला, कैरेज इनवर्ड किस बटना चाहिए? परचेस के अनुसार। अगर मैं बोला कैरेज आउटवर्ड है तो सेल के अनुसार, एडवर्टाइजमेंट है सेल के अनुसार, मतलब किसके बेसिस में बटेगा और उसका रेशियो निकालोगी और उससे बांट दोगी। इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए एक कॉमन एक्सपेंडिचर आपको दिया रहेगा तो किस आधार पर बढ़ता है उसका आधार पकड़ के केवल बांटना है। तो एकदम सिंपल टॉपिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आते हैं सर इंटरडिपेंडेंट ट्रांसफर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंटरडिपेंडेंट ट्रांसफर अगर होगा तो उसका क्या करेंगे? अगर इंटरडिपेंडेंट ट्रांसफर है तो सिंपल सा बात है, हमको केवल ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो आपने जो प्राइस तय किया है, अगर आपने जो इश्यू प्राइस तय किया है, जो मार्केट प्राइस तय किया है, वो आपका कॉस्ट प्राइस से कम है कि बेसी? अगर कम है हाँ तो आपको वहीं छोड़ देना है, अगर बेसी है तो आपको लोडिंग वाला पार्ट करके स्टॉक रिजर्व के हटाना होगा, जैसे हम लोग करते थे। हम लोग कंसाइनमेंट से फर्स्ट सेमेस्टर से करते आ रहे हैं कॉस्ट, ये लोडिंग और इनवॉइस प्राइस वाला 100 25 125, तो 25/125 25/100 ये वाला करने वाला कॉन्सेप्ट को 10 बार सिखा चुका। कॉस्ट से सेल जाने का, सेल से कॉस्ट आने का, कॉस्ट से सेल जाने के लिए प्लस R/R+100 और सेल से कॉस्ट आने के लिए R/100 -R। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर हम सॉल्व करते हैं, हम लोग अच्छे से क्लियर है। ब्रांच में भी हम लोग हम लोगों ने अभी जस्ट खत्म किया था, वही चीज यहाँ पे भी करना रहेगा। चलिए अब आते हैं फटाफट, इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा देंगे, पहले एक सम्स में हाथ देते मजा आ जाएगा। फटाफट पेज नंबर आ जाइए बेटा 12.7 पे, किसमें आ जाइए? एक बार थ्योरेटिकल चीज पढ़िएगा, जितना मैंने आपको प्रिंट करके पूरा दिया है वो सब सारे का पढ़िएगा, तो पढ़ने से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी चालू करते हैं बेटा नंबर 1।
देखिएगा, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्राइस ऑफ 50% अबव द कॉस्ट। मिला? पेज नंबर 12.7 में है बेटा, 12.7 पेज नंबर में आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिला होगा आपको। तो इलस्ट्रेशन 1 कोई सम्स नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है, सम्स का एक छोटा पार्ट है। पहले पार्ट बाय पार्ट करके तब करेंगे, लास्ट में आइए सबसे पहले। सर, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट। ध्यान से वर्ड पढ़ना, अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा सर? जिसके ऊपर बोला होगा उसको 100 पकड़ने बोला मैंने। फिर सर आपका प्रॉफिट कितना बोला सर? प्रॉफिट है 50। तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? इश्यू प्राइस बोलो, मार्केट प्राइस बोलो, सेलिंग प्राइस बोलो, जो आपको बोलने की इच्छा करे वो बोलो, बात एक ही है। कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 50, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 150, जो हम लोग करते थे। आगे बढ़ो, क्योंकि अबव कॉस्ट बोला है। ऑन सेल बोलता तो सेल को 100 पकड़ता, प्रॉफिट 50 करता, ये 50 करता, माइनस करता। क्योंकि कॉस्ट से जा रहे हैं तो प्लस, सेल से अगर कॉस्ट में आएंगे तो माइनस। पढ़ा है सर। इफ अ क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिया है सर? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने का आपका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, ऑफ डिपार्टमेंट क्यू ये है 27,000 रुपया। कितना रुपया? मैंने क्या बोला? डिपार्टमेंट पी से डिपार्टमेंट क्यू की तरफ कोई माल जा रहा है। माल कहां से कहां जा रहा है? पी से क्यू के पास। तो क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में मार्केट से लिया हुआ भी स्टॉक होगा और पी से आया हुआ भी स्टॉक होगा, दो स्टॉक होगा ना इसके पास। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम एक डिपार्टमेंट हो, तो मेरे से कोई माल लेके रखी हो, तो मेरे माल जो रखा गया है उसको मैंने तुमको सेलिंग प्राइस से बेचा, क्या उसमें तुमको प्रॉफिट मिलने वाला है? क्या नहीं है, कि हम लोग तो एक ही डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में प्रॉफिट का बात नहीं होता, उसको हटाना पड़ता। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट क्यू में कितना जुड़ा हुआ है? 27,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में जो चीज रहता है वो क्या इश्यू प्राइस में रहता है कि कॉस्ट में रहता है? गलत जवाब। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी पैसा रहता है वो आईपी पे रहता है। क्लोजिंग स्टॉक में इतना माल पड़ा, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो भी वैल्यू होता है उसमें वो आईपी इश्यू प्राइस के ऊपर रहता है, उसमें लोडिंग रहता है। तो आपको उसका लोडिंग आपको हटाना पड़ेगा, तब कॉस्ट निकलेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ दिया कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। कितना स्टॉक रिजर्व होगा बताइएगा। तो सिंपल बात है सर, आपसे पूछा क्या है? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है बेटा? याद आ रहा है आप लोगों को ऐसे कराए थे, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कहाँ लिखोगी? यहाँ लिखोगी ना स्टॉक रिजर्व बोलकर, और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कहाँ लिखोगी? यहाँ लिखोगी स्टॉक रिजर्व बोलकर, हाँ है ना। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है तो उसका स्टॉक रिजर्व कितना होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट। तो मेरे पास जो ये 27,000 दिया है वो क्या दिया हुआ है? वाईपी दिया हुआ है। तो नीचे क्या होगा? 150, ऊपर क्या होगा? 50। क्या आपको प्रॉफिट निकालना है? स्टॉक रिजर्व का मतलब प्रॉफिट कितना है सर? 27,000 जो है वो 150 के बराबर है। किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो 50 के बराबर कितना होगा बता दीजिए। तो ये होगा सर, काट लीजिए, 0 0 कटा, 5 से कटा 3 बार में, 3 से कटा ये 9 बार, तो ये आ गया 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000 इज योर स्टॉक रिजर्व। क्या हो जाएगा? 9,000 आपका क्या है सर? स्टॉक रिजर्व। क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ये एक पार्ट है जो निकालते हैं, छोटा सा पार्ट जिसमें 1 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले स्टॉक रिजर्व को समझाकर फिर अगले समय से बड़ा समझ जाऊंगा। क्या ऐसे निकालने और पढ़ कर सकते हैं? आपको करना डिपार्टमेंट अकाउंट में केवल यही है, और फंसेंगे आप केवल यही पर। सही छोटा सा तो आता ही है, आता ही है। ये जब बड़े शब्द आते हैं उसमें ये वाला पार्ट गलत हो जाने से पूरा सब गलत। इसलिए ये पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्लियर कीजिए। मैं क्विक रिवीजन भी करा दिया कि ब्रांच पर भी आपको याद आ गया, लेकिन ये क्लियर करना है। यहाँ तक फिर से बता देता हूँ सर, कॉस्ट 100 था, प्रॉफिट 50 था, इश्यू प्राइस 150 था। ये जो पैसा है मेरा डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक में जो भी मानता है वो आईपी पे रहता है। जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे। मतलब हमको 150 दिया हुआ है, हमको 50 निकालना है। तो 150 नीचे 50 ऊपर। आपको निकालना है क्या? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का प्रॉफिट कितना है, मतलब कितने का माल आप कितना में लिख के और करना। असली बताता हूँ, 27,000 रुपये जो आप लिखे हैं ना माल, उसमें तो 9,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उसका माल का दाम कितना रुपये है? 18,000। पता 18,000 का कॉस्ट है सर। जो आपके पास माल पड़ा है उसका असली दाम 28,000 18,000 है। उसमें 9,000 प्रॉफिट कमाकर आप 27 से बेचना चाहते हैं। आप जो 27,000 लिखे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को क्लोजिंग स्टॉक में, उसका असली दाम 27,000 नहीं है। 27 में आप बेचना चाहते हैं, उसका असली दाम कितना रुपया है? 18,000। क्योंकि इसमें प्रॉफिट कितना कमाना जाता है? 50%। मतलब 100 रुपए का माल बना रहे हैं, हाँ मतलब 18,000 का माल है, उसमें 9,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 27 आप बेचना चाहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो माल जुड़ा हुआ कौन सा है?
27 है। क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैम क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोला गया है? सर जेड लिमिटेड हैज अ 3 डिपार्टमेंट। जेड लिमिटेड के पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, ये सम्स की तरह आ गया। आपको भाषा में सिखाया, सम्स एग्जाम में करना कैसे, एक फॉर्मेट आपको दिखाएगा, स्टेप दिखाएगा, वर्किंग नोट दिखाएगा, बहुत कुछ दिखाएगा, जरा ध्यान से पढ़ना। बोला क्या है सर? जेड लिमिटेड हैज अ 3 डिपार्टमेंट। जेड लिमिटेड के पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, ठीक है। That means 3 department has submitted the following information for the year ending 31 मार्च। परचेज यूनिट दिया है, क्या दिया है? परचेज यूनिट। आपने ए जो है, जो डिपार्टमेंट ए है वो 6000 यूनिट क्या करता है? परचेज करता है। डिपार्टमेंट बी जो है वो 12000 यूनिट परचेज करता है। डिपार्टमेंट सी जो है वो 14400 यूनिट परचेज करता है। सब परचेज अमाउंट कितना रुपया है सर? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया परचेज अमाउंट है। ध्यान से सुनिएगा, परचेज अमाउंट है और ये परचेज यूनिट है, दोनों में डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं। सेल्स का यूनिट कितना है सर? आपका 6120 यूनिट आप बेचिएगा, 11520 यूनिट बेचिएगा, 14976 यूनिट बेचिएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रुपया है? 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना रुपया है सर? 600, 960 और 36 रुपया। कोई दिक्कत? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तुमको क्या उन्होंने बोला है? तुमको सिंपल सा बोला है सर, ये मेरा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना बेटा, ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब डेट पे टी लिखना, उसका जगह मेरा थोड़ा सॉल्टेज है। ये मेरा मेन सम से, ये मेरा मेन पार्ट है, लेकिन वर्किंग नोट भी एक्स्ट्रा आपको करना है, तो आप पूरे पेज यूज कीजिएगा, उसमें लिखिए, जगह इतना छोड़िएगा मत, आप पूरा पेज यूज कीजिए। इसमें लिखिएगा बस आपको बनाना क्या, आइटम 4 लिखना बेटा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल और यहाँ पर प्रॉफिट। इसके अलावा आइटम नहीं है, आइटम जगह बहुत छोटा रखिएगा, उससे काम नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए वर्किंग नोट में काम आएगा। क्या क्या दिया जरा पढ़ते हैं सर। सबसे पहले आपको दिया है सर परचेज यूनिट दिया है। परचेज यूनिट देने से क्या मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि परचेज अमाउंट चाहिए, यूनिट तो मेरा काम ही नहीं है। तो परचेज प्राइस पर यूनिट दिया है सर, कॉस्ट भी हमको नहीं दिया हुआ है, तो ये कोई काम नहीं आएगा। परचेज टोटल परचेज दिया हुआ है, उससे हम कुछ कर नहीं पाएगा, टोटल तो मुझे काम नहीं होगा, पहले एलिमिनेट करना आपको। सेल यूनिट दिया हुआ है, सेल। अच्छा मैं बताता हूं, पहला वर्किंग नोट मान लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, या इसको करने से पहले यहां लिख सकते हैं बाय सेल्स। क्या सेल्स पता कर सकते हैं आप? हां सर, सेल्स पता हो गया, क्योंकि सेल यूनिट भी दे दिया है, सेल प्राइस पर यूनिट भी दे दिया है। तो आप क्या करिए, 6120 को सेलिंग यूनिट को सेलिंग प्राइस पर मतलब नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6120 into 40 करने से कितना हो जाएगा? 2,44,800। इसमें कितना हो जाएगा? 5,18,400। और इसमें कितना हो जाएगा? 7,48,000। क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि जो डेटा आपको दिया है वो बैठा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये समझ को आ गया। अब जस्ट हमको बताइएगा कि मैं निकालूंगा कैसे। सबसे पहले हमको बताइएगा क्या करना है हमको। सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन, तब तक आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पाइएगा तो आप जीपी कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो आपको, हाँ है ना। यहाँ आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आपको परचेस चाहिए, यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ये ना चाहिए आपको, तब ना ट्रेडिंग बनेगा आपका। जस्ट हमको बताइएगा क्या प्रॉफिट मार्जिन, देखो वर्किंग नोट 1 में प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या करना है आपको, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। यहां पे 3 कॉलम बना देना, ए बी सी, और ये पर्टिकुलर है। जस्ट हमको बताओ सर, प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, तब प्रॉफिट आ जाता है। तो सेल्स, सेलिंग कितना है बेटा, सेल्स कितना है? अच्छा ये तीन बात का बेटा, हम तो तीनों का ऐसे जोड़ लेगा ना, तो टोटल चाहिए, तो टोटल दिया हुआ है यहाँ पर 2 ही कॉलम को, एक खाली अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेल्स क्या होगा सर, डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना होगा? अच्छा सुनो बेटा, बुरा क्या कुछ है कि हमको वो सेल्स टोटल सेल नहीं चाहिए, मेरा क्वेश्चन है प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कितना आप लाभ कमा रहे हैं। तो मुझे जस्ट ये बताइए, जितना माल आप परचेस कर रहे हैं उसको कितना बेच रहे हैं। जो आपका परचेस दिया है सर 6000, कितना दिया है? सेल्स मतलब निकालना, क्या निकालना है, मतलब बोला जितना प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालना है ना, जो यूनिट आप परचेस कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं? 6000 यूनिट। उन 6000 यूनिट को आप कितना में बेच रहे हैं सर? 40 रुपये में। हर यूनिट को मैं 40 से बेच रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ऑफ, लिखो सेलिंग
प्राइस ऑफ यूनिट परचेस, यूनिट परचेस मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा जितना यूनिट तुमने परचेस किया। सर डिपार्टमेंट ए का, किसका, डिपार्टमेंट ए का कितना यूनिट तुमने परचेस किया था 6000, उसका सेलिंग प्राइस कितना 40 रुपया, तो 2,40,000 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस है। आपने 6000 यूनिट को जो बेचोगी मार्केट में तो कितना बेचोगी, 40 से बेचोगी। डिपार्टमेंट बी का क्या हाल है बेटा, 12,045 करके, तो ये हो गया 5,40,000। सी का कितना बेटा 14,400 का 50 करके, तो ये हो गया 7,20,000। टोटल तुम बेच के कितना कमाओगी बेटा 15 लाख रुपए। टोटल कितना कमाओगी, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस। सर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सेल्स ही कर सकते थे। तो सर इसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि बनाया आप परचेस किया 6000 यूनिट और आप बेचेंगे 6,148 यूनिट, तो बीच का तो मार्जिन फंस जाएंगे आप, तो प्रॉफिट है क्योंकि आपको टोटल परचेस दिया 6 लाख रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस में से हम लेस क्या कर देगा, परचेस कॉस्ट। जो तुम 15 लाख में बेच रही हो उसको तुम खरीदे कितना, 6 लाख में। देखो सेकंड लाइन में लिखा है टोटल बोल दो, क्वेश्चन में देखो बेटा परचेस अमाउंट लिया 6 लाख रुपया। हाँ सबसे लास्ट में तीनों प्रोडक्ट को खरीदने में मेरा 6 लाख रुपया टोटल लगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना है बेटा 9 लाख रुपया। तुम क्या कर रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो। क्या कर रही हो, 9 लाख की ये क्या है आपका प्रॉफिट है। क्या है, क्योंकि 6,000 यूनिट को 12,000 यूनिट 14,000 यूनिट, इस तीनों को खरीदने में आपको कितना लगा 6 लाख रुपया। इस तीनों को तुम अलग अलग रेट में बेच रही हो, तुम खरीदी तीनों को हो कितना में 6,000, तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग रेट के। सर इसमें प्रोडक्शन भी किया होगा, बाकी कुछ किया होगा, ओपनिंग भी होगा, बहुत बवाल होगा, मतलब इससे नहीं। मैंने परचेस किया कितना में 6 लाख में, बेचा टोटल कितना में 15 लाख। जो 3 डिपार्टमेंट ध्यान से पड़ा, डिपार्टमेंट अलग अलग रेट बेचे रहे, तो अलग अलग रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। याद है जीपी बाय सेल इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला जीपी बाय सेल इनटू 100। जीपी कितना है बेटा आपका 9 लाख, सेल कितना है आपका 15 लाख, 15 लाख में बेचा तुम्हारा इनटू 100। क्या बोलोगे बेटा, मैं 60% मुनाफा कमाता हूँ, 6 का माल 9 लाख प्रॉफिट तो 15 लाख में बेच रहा हूँ। क्या बात है, 6 लाख में तो खरीदी हो माल, उसमें 9 लाख कमा के तब तुम बेचो, मतलब 60% तुम मुनाफा कमा रहे हो। 60% क्या कर रहा है मुनाफा। 15 लाख रुपए का जो माल बेच रहे हो 15 लाख में, हाँ उसमें 9 लाख तो मेरा प्रॉफिट है, 6 लाख खाली मेरा कॉस्ट, तो 60-40 का खेल है। 40% जितना मैं आप बेच रहे हैं उसका 40% आपका कॉस्ट है, 60 आपका मुनाफा है। अच्छी कंपनी है, अच्छा कमा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। पहले ये फटाक से कॉपी कर लीजिए फिर मैं आगे बताऊंगा। देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। सर पहला पार्ट में आपने क्या निकाला, प्रॉफिट मार्जिन निकाल ली। जब प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिए तो सेकंड हमको बताइएगा कि परचेस कॉस्ट कितना होगा। सर यहाँ आपने वो निकाल लिया तो बताइए आपको सेलिंग प्राइस क्या था बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, हर यूनिट का सर इसका 40 रुपया, 45 रुपया और 50 रुपया। इसमें से प्रॉफिट को हटा दे, क्या हटा दे, प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट था 60%। 40 का कितना होता है बेटा 24 रुपया, 45 का कितना होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। ए का क्या करोगी 40 इंटू 60%, बी में 45 इंटू 60% 27 रुपया, और सी में 50 इंटू 60% 37 रुपया। तो प्रॉफिट कितना है सर 16 रुपया, 18 रुपया और 30। ये क्या है कॉस्ट आपका, क्या हो जाएगा परचेस कॉस्ट। यही हमको निकालना था कि सर हर एक यूनिट बनाने का मेरा कॉस्ट कितना रुपया लगा। सर पहला यूनिट अगर आप 40 रुपये में बेच रहे हैं उसका 60% तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो 16 में बना रहे होंगे आप, सेकंड वाला 18 बना रहे होंगे, थर्ड वाला 20 बना रहे होंगे। सर जब ये मिल गया ना आपको तो आपको जन्नत मिल गया। कारण क्या है, क्योंकि परचेज यूनिट दिया हुआ था नहीं परचेज कॉस्ट नहीं दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दो। सर क्लोजिंग यूनिट दिया हुआ था नहीं क्लोजिंग कॉस्ट नहीं दिया था, मल्टीप्लाई कर दो। सर एक जगह दिक्कत और है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट नहीं मालूम, तो इसको भी एक निकालना पड़ेगा। पहले याद कॉपी कर लीजिए। चलिए वर्किंग नंबर 3 देखिएगा बेटा,
सिंपल सा बात सर, मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, मुझे ओपनिंग स्टॉक है बता दो। क्या आपने बचपन में पढ़ा था बेटा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स, होता है ना? क्या आपको सेल्स यूनिट दिया हुआ है? हाँ सर। परचेस यूनिट दिया हुआ है? हाँ सर। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दिया है? हाँ सर। तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा आपका। अब ऐसे लिखिए, देखिए समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर ओपनिंग निकालने के लिए? सेल्स माइनस परचेस प्लस क्लोजिंग। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये लिख लीजिए पहले वर्किंग नोट में कई साइड में, फिर यहाँ आइएगा। सर सेल्स यूनिट कितना है? ये हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक यूनिट। सेल्स यूनिट कितना है बेटा? आगे समझ 2 कर रहे थे हम लोग ना, 2 कर रहे थे। हाँ, सेल्स यूनिट है आपका 6120 11520 14976। इसमें से लेस करेंगे परचेस यूनिट। परचेस यूनिट कितना है बेटा? 6000 12000 14400। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। ये है 600, ये है 960, ये है 36। तो ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक यूनिट। कितना हो जाएगा सर? सुनिए बेटा, ये वाला माइनस ये प्लस ये करो, देखिए कितना है। ये आएगा 720, ये आएगा 480, ये आएगा 612। अब कुछ करना नहीं है बेटा, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। किसका? 16, 18 और कॉस्ट कितना था? परचेस कॉस्ट याद रखिए बेटा, ये कॉस्ट जो आया था ना 16 रुपया, 18 रुपया और 20 रुपया, इसको ओपनिंग स्टॉक से भी मल्टीप्लाई करना है, क्लोजिंग स्टॉक से भी करना है, परचेस से भी करना है, क्योंकि ये तीनों कॉस्ट पर होता है। तो आपको करना कुछ नहीं, अब एक इंसिडेंट में कमेंट हो गया। क्या देखोगे आप? यहाँ लिख के दिखाए कि पूरा अमाउंट डायरेक्ट लिखिए, यहाँ कर दिखा देता है कैसे होगा। सर 720 यूनिट था ना, इंटू 16, वो पैसा यहाँ लिखोगे। एग्जाम में आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, एग्जाम में यहाँ करके यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ से आपको दिक्कत ना, इसलिए दिखा देता है 18 और यहाँ पर 612 इंटू 20। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगी, नहीं समझ आया किसको? ये नहीं आया। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक का ये यूनिट है तो, और आपका जो कॉस्ट आप निकाले थे प्रॉफिट हटाकर, ओपनिंग स्टॉक में जो पैसा रहता है वो कॉस्ट पर रहता है, परचेज होता है कॉस्ट पर होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है कॉस्ट पर होता है, सब तो कॉस्ट पे ही होता है। हमको कॉस्ट ही ना चाहिए निकालने के लिए। 16 इंटू 720, 18 इंटू 480 और 20 इंटू इतना। और क्लोजिंग स्टॉक का जो यूनिट होगा उसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करना, 600 इंटू 16, 960 इंटू 18 और 36 इंटू 20। और परचेज के लिए 6000 इंटू 16, 12000 इंटू 18, 14000 इंटू 20। सबको इसका यूनिट को इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। किससे? कॉस्ट से। ये जो वर्किंग नोट 2 में निकाले थे जो आप। अब आए समझ में? यही है आपका डिपार्टमेंट अकाउंट। अभी ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो सिंपल पार्ट है। अभी जब इंटर डिपार्टमेंट का केस आएगा तब मजा आएगा। असल में सिंपल सा ट्रेडिंग बनाना सिखा रहा, अलग अलग कैसे बनाते हैं। ये अगर चाहे तो आ सकता है। परचेज में क्या करना? 6000 इंटू 16, 96,000। ये है तुम्हारा 12000 इंटू 18, ये है 2,16,000। कितना? 2,16,000। और ये कितना है? 14,400 इंटू 20, 2,88,000। ध्यान से खाली देखिए, जो मैंने बताया वही लिखा, छोटा छोटा लिख दिया हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा बेटा? कितना इनका? 600, 600 इंटू 16, 9,600, 960 इंटू 18, 17,280, 36 इंटू 20, 720। अब कुछ मत करिए, सिंपल सा बैलेंस कर दीजिए। ये तीनों को जोड़, इसको जोड़ देना तो कितना आएगा? 2,54,400। सबके मैथ में लिखा है, जरा उसी से कॉपी कर लो। इतना कहाँ है आप छोड़ रहे हैं? कैलकुलेशन पार्ट के लिए माथा मत लगाइए।
कौन किससे इंटू किया वो तो समझ आ गया ना आपको, 53580 सॉल्व दिया हुआ है आप लोगों को सब कुछ। 749,580 माइनस करेंगे तो जीपी कितना आ जाएगा 1,46,800 880 सॉरी 3,11,040 4,49,280। क्या ये समझ में आया? ये बनाने आपको बोला गया था, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। दिक्कत तो सर खाली वर्किंग नोट में, और दिक्कत कुछ नहीं है सर। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी तो आपको आता ही है फाइनल अकाउंट वाला। बस आपको ओपनिंग स्टॉक का यूनिट अगर नहीं दिया है तो बाकी तो यूनिट दिया था, उससे आपको यूनिट निकालना था, और फिर आपको पहले प्रॉफिट मार्जिन निकालना था। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगी सर? जो परचेज का यूनिट रहेगा उसको सेलिंग प्राइस से इंटू करना था, और फिर टोटल परचेज से माइनस कर लेना था। तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 जीपी रेट आ गया। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से प्रॉफिट मार्जिन को लेस किए तो क्या आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। कॉस्ट पर यूनिट को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो जीपी अपने आप आ गया। एक बार समझो कि हम किए क्या, कितना बड़ा किए मत देखो, क्या किए वो स्टेप अगर समझ आ गया तो आसान है, और कितना किए अगर देखोगे तो अकाउंट्स कभी समझ नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं वो समझो तो समझ आ जाएगा। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा और सब बहुत ही सिंपल सम्स है। लेंथी सम्स है, लंबा है, पढ़िएगा। Mr. Omega is a departmental store having the 3 department XYZ. The information regarding the 3 department of the year ending 31 March was given below. Opening stock दिया हुआ है सर, 2 ओपनिंग स्टॉक जो दे दिया है रुपया उसको छाप दो। 36,000, 24,000 और 20,000 ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे दिया है सर। ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट आपको दे दिया है, परचेज भी दे दिया है सर। ठीक है सर, टू परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज का अमाउंट कितना है सर? 1,20,000 सॉरी 32,000 और 88,000 और 44,000। 1,32,000, 88,000, 44,000, 1,32,000, 88,000, 44,000। फिर सर डेटर अकाउंट, क्या डेटर अकाउंट ट्रेडिंग पीरियड में आता है? जो नहीं आता उसको लिखना ही नहीं है। फिर कंफ्यूजन मत करना, कहीं पे घुसेड़ देना। ट्रेडर तो एसेट्स होता है ना, वो यहाँ नहीं आएगा, उसका काम किसी के ऊपर आएगा। सर सेल्स दिया है, सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? बाय सेल्स अकाउंट। कितना दिया है सर? 1,80,000, 1,35,000 एंड 90,000। ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया सर? 45,000, 17,500 और 21,000। सर वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है सर, फर्नीचर का तो एसेट जाता है, उसका पीएल में क्या आता है वो चार्ज करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। फ्लोर स्पेस दे दिया, चलिए ठीक है, अभी तो नंबर ऑफ, वो तो नहीं रुपया है तो फ्लोर स्पेस दिया, इंफॉर्मेशन है मेरे लिए सर। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है, ये रुपया नहीं है। खर्चा पीछे आओ, द बैलेंस ऑफ द, ये सब क्या है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं एलोकेटेड। वो पहले से आपको एलोकेट करके दिया, जो दिया बैठा दो, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है उसको बेसिस के हिसाब से बैठा जाता है। फर्स्ट पढ़िए हम आया था 2 तरह से अकाउंट से, अच्छा बट के दिया उसको उतार दो। और पीछे पढ़ो सर, अपॉन ट्रेडिंग में आता है, कौन पीएल में क्लियर करो सर। कैरेज इनवर्ट कहाँ आता है? ट्रेडिंग की पीएल, ट्रेडिंग। यहाँ तो मैं पहले क्लोज कर देता हूँ सर, ये ट्रेडिंग है पीएल, बैलेंस लास्ट में कर दो। ठीक है, तो सर कैरेज इनवर्ट कहाँ आता है? ट्रेडिंग में, तो यहाँ लिख दो कैरेज इनवर्ट। लेकिन कैरेज इनवर्ट का पैसा एक साथ मिला के दिया हुआ है, तो बताओ कैरेज इनवर्ट किसके अनुसार बढ़ता है? कैरेज इनवर्ट का अकाउंट किसके अनुसार बढ़ता है? कैरेज इनवर्ट का अकाउंट किसके अनुसार बांटा जाता है? अगर आप कैरेज इनवर्ट बांटना चाहते हैं तो किसके अनुसार बटेगा? कैरेज इनवर्ट का अकाउंट किसके अनुसार बटेगा बताएगा कोई हमको? परचेज के अनुसार। कैरेज इनवर्ट कितना यूनिट परचेज करें उसके अनुसार, तो परचेज का रेशियो, इसका रेशियो निकालेंगे आप। वर्किंग नोट जाइए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैरेज इनवर्ट परचेज का रेशियो क्या है सर? 1,32,000 इस्टू 88,000 इस्टू 44,000। अगर काटने की इच्छा है तो काट लो, नहीं काटने की इच्छा, कंफ्यूजन में क्लियर हो तो सबको जोड़ के डिवाइड बाय उतना, ऊपर ये टोटल कॉस्ट इतना। काटना आ गया, ओवरहेड पूरा सीखा है सब कोई, तो ये 3 जीरो कट जाएगा,
मेरे को काटना था सर, 11 को 12 से काट दूं, हो जाएगा 12 8 4, फिर कट जाएगा सर 3 2 1। हाँ सर 3 2 1 में बांट दो। इसको बांटना है सर, टोटल खर्चा कितना का जुड़ा 3000 रुपये। क्या 3000 रुपए को आप 3 2 1 में बांट सकते हैं सर? 3 2 5 1 6, 30 3 6 कितना था 500, 5 दिया 1500, 1000 और 500, क्या हो जाएगा 1500 1000 और 500। क्या ये बांटने में कोई दिक्कत है आपको? वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ हमेशा लिखिएगा कौन से वर्किंग नोट आप शो किए और यहाँ आप दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे सर? सर x को कितना मिलेगा? x को मिलेगा 3/6 इंटू 3000 और y को 2/6 इंटू 3000 और z को 1/6 इंटू 3000। क्या ये बांट पाएंगे आप लोग? फटाक से बांटिए। इसके अलावा एक पढ़ लीजिए कैश आउटपुट या सेल्स में, तो पहले को पैसा पोस्ट कर लेता हूँ फिर बैलेंस करूँगा, अभी बैलेंस नहीं करता हूँ, तो पहले पैसा पोस्ट कर लेता हूँ। ये क्लियर है बेटा दोस्तों? ये वर्किंग नोट क्लियर हुआ? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया मेरे को। एक बार यहाँ वर्किंग नोट है तो लास्ट यहाँ बैठा होगा, ठीक है सर। कैरेज आउटपुट किस अनुसार बढ़ता है? कैरेज आउटपुट सेल के अनुसार, ठीक है। तो सर वर्किंग नोट नंबर 2 कहाँ जाएगा कैरेज आउटपुट? ट्रेडिंग में कि पीएल में? ट्रेडिंग क्रेडिट में? पीएल के डेबिट में। क्रेडिट में क्यों? कैरेज इनवर्ड कैरेज आउट खर्चा है आपका। टू कैरेज आउटवर्ड वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर क्या करना है बेटा? आपको सेल का रेशियो निकालना है। सेल क्या रेशियो है? 1,80,000 सेल्स रेशियो, 1,35,000 और 90,000। 3 0 3 0 3 0 कट गया। अब इसको काटिए, किससे काटेंगे बेटा? 5 से काट लो। 36 27 18 9 से कट रहा है। 4 3 2 4 3 7 2 9, तो कितना रुपया है सर? 2700 रुपया। 2700 रुपया को बांट दो। x को कितना मिलेगा? 4/4 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2700, ये होगा 1200। y का क्या होगा सर? 3/9 2700, ये कितना होगा? 900। z का कितना होगा सर? 2/9 600। यहाँ लिख दो 1200 900 600। क्या ये हार्ड है? ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं, बहुत इजी है। थर्ड वाला क्या? सैलरी। सैलरी क्या है? क्या है बेटा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ढूंढो कहाँ है? ये रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट 25 20 15। तो यहाँ देखो 2 सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ है सर? वर्किंग नोट नंबर 3। नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया 300 200 नहीं सॉरी 25 नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हम इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया 25 20 15। 5 से काटेगा कितनी बार में? 5 4 3, तो ये क्या हो जाएगा सर? 5/5 4 9 3 12। 5/12 इंटू कितना रुपया है सैलरी? 48,000। ये x का y का 4/12 इंटू 48,000 और z का 3/12 इंटू 48,000। 12 चौके 4,000, 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 3 तिया 4 तिया 12,000। तो कितना हो जाएगा? 20 16 12, क्या हो जाएगा? 20,000 16,000 12,000। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बंदा इसको आ ही नहीं रहा है। टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से बढ़ता बेटा? एडवर्टाइजमेंट किसके अनुसार होता है? सेल्स के अनुसार। जितना आप सेल करिएगा, अच्छा मैं कॉमन से लगाओ, आपको मैं बोलूंगा कि आपने 2 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, उस पैसे को आप किसके अनुसार, जितना ज्यादा सेल हुआ होगा उसका एडवर्टाइजमेंट का फायदा होगा ना। एडवर्टाइजमेंट का फायदा आपके सेल्स से पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट आप क्यों करते हैं? सेल्स बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पीछे पढ़िएगा,
पेज नंबर 12.3 में सब कुछ लिख के दे दिया है। पीछे पलटी में आइएगा 12.3 में, 12.30 सॉरी 12.30 में आइए, 30 में लिखा हुआ है कैरेज नोट बढ़ेगा परचेज के अनुसार 3 to 1, कैरेज नोट बढ़ेगा टर्नओवर के टर्नओवर सेल होता है, टर्नओवर होता है सेल, सैलरी होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार, एडवर्टाइजमेंट टर्नओवर के अनुसार, डिस्काउंट अलाउड टर्नओवर के अनुसार, डिस्काउंट रिसीव परचेज के अनुसार, रेंट रेट टैक्स फ्लोर स्पेस के अनुसार, डेप्रिसिएशन फंडिंग। अच्छा डेप्रिसिएशन का सब कुछ बात नाम बांटेगा नहीं, बनता है नहीं होगा, ठीक है छोड़ दूं तो मैं सब क्या दिया हुआ हूं, नीचे पढ़िए लास्ट को, लास्ट पढ़िए डेप्रिसिएशन 5% नीचे दिया पीवी क्या दिया पढ़ो, सब कुछ क्लियर है सर, लेकिन लास्ट पढ़ो, लास्ट ने दिया है बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इतना आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रोविजन फॉर बैठे 5%। सब पीरियड इसका चार्ज होता है डेटर के ऊपर, और वहां पे याद है डेटर दिया थर्ड लाइन में, डेटर के ऊपर पीवीडी चार्ज के हाल लिख देना 5% 5% तीनों वाला दिया है तो तीनों वाला दिया, हाथ देखो पीवीडी एक चीज मैं लिख देता हूं 2 पीवीडीडी 5%, देखो यार थर्ड लाइन में दिखा 15,000 रुपया 10,000 10,000, तो 15,000 कितना होता है 15,000 5%, 750 1500 कोई दिक्कत नहीं, 500 लेटर दिया सर 15,000 का तो यहाँ पे 10 और 10 750 500 500 कोई दिक्कत है, पहले सारे खर्चे को बांट लीजिएगा, इसका क्लोजिंग करके जीपी आएगा, पैसा यहाँ आ जाएगा, इसका क्लोजिंग कीजिएगा आपका एनपी आ जाएगा, कोई दिक्कत है, इस तरीके से पैसे को आपको क्या करना है क्लोज करना, ठीक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास आपका 4 नंबर से चालू करेंगे जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर दिया हुआ है, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किस तरीके से पैसे को खर्चा और किस तरीके से पैसे को किया जाता बताया जाए, कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू बाय बाय। ठीक है